सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए समझते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से लास्ट 10 ईयर्स में वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 2025 में कौन सा क्वेश्चन पूछा था। सो 2025 में जो क्वेश्चन पूछा था उसे हम रीड कर लेते हैं। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, क्या दिया है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 × 10⁻11 वोल्ट पर मिली सेकेंड। तो यहाँ पर बेसिकली हमें बोला है क्वेश्चन में कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 × 10⁻11 वोल्ट पर मिली सेकेंड से रेट से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, आगे बोला है इफ़ द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं बल्कि क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करना है। सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ। तो गिवन में मुझे क्या बोला है, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, यहाँ पर रेट जो मुझे दिया वो कितना दिया है, 2 × 10⁻11 वोल्ट पर मिली सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग एट द रेट मतलब कि DE/dt की वैल्यू दिया है। क्या दिया है, DE/dt की वैल्यू दिया है और इसकी वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, 2 × 10⁻11, लेकिन यहाँ पर दिया है वोल्ट पर मिली सेकेंड, जबकि इसको होना चाहिए था वोल्ट पर सेकेंड में होना चाहिए था। किसमें, वोल्ट पर सेकेंड में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे वोल्ट पर मिली सेकेंड से, वोल्ट पर मिली सेकेंड से मुझे वोल्ट पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो बेसिकली मैं इसे लिखूंगा 2 × 10⁻11 और मैं इसे ऐसा लिख लेता हूँ, वोल्ट पर मिली सेकेंड से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, वोल्ट पर सेकेंड में। तो देखो वोल्ट से वोल्ट में तो कोई कन्वर्जन नहीं है, हाँ मिली से मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, सेकेंड में, जिसके लिए मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूँगा और 10⁻³ जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 10⁻+3। इन शॉर्ट मुझे करना क्या है कि जो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है उसकी वैल्यू 2 × 10⁻11 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ से। तो मुझे जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 2 × 10⁻40। तो ये मुझे क्या मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज, एरिया को जनरली हम जानते हैं ए से डिनोट करते हैं और ये मुझे दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसे मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा और कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻4। तो ये बेसिकली मेरा कन्वर्ट हो गया एरिया मीटर स्क्वायर में। और जो मुझे क्वेश्चन में पूछा है वो क्या पूछा है कि यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे मैं किससे डिनोट करता हूँ, ID से डिनोट करता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, मतलब एक तरीके से मुझे ये दे रखा है कि ये मान लो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। तुम जानते हो कि एक प्लेट मान लेते हैं यहाँ पूरी तरीके से कैपेसिटर है तो पॉजिटिवली चार्ज होगी, एक प्लेट यहाँ पर पूरी तरीके से नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक डेवलप हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डेवलप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो मुझे इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट करंट ID कैलकुलेट करना है। क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट करंट ID। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट ID निकालने के लिए मुझे इसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है ε0A DE/dt। देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रेयरली कोई क्वेश्चन है, अगर मैं लास्ट 10 ईयर्स के PYQ उठा के देखूंगा ना तो ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आपको मिला है ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। यहाँ पर जो ε0 है बेसिकली ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं और इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 8.85 × 10⁻12 और इनटू एरिया मुझे गिवन है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। ओके, तो इसे मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 20 × 10⁻4 या 2 × 10⁻3 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा DE/dt की वैल्यू मुझे दे रखा है दैट इज़ 2 × 10 कितना है, 14 है। तो सब वैल्यूज़ को मुझे यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई। तो मैंने पहले नंबर को एक तरफ कर लेता हूँ और वैल्यूज़ को एक तरफ।
तो 8.85 इंटू, अच्छा ये जो 20 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया है, इसे मैं सिंपली ना 2 बना लेता हूँ, ठीक है, वाला 2, ठीक है। अब पावर को एक तरफ कर लेते हैं तो 10⁻12 आ जाएगा। अच्छा 20 से जिसको मैंने 2 बनाया था तो 20 इंटू 10⁻⁴ था, तो अब इसे मैं 2 इंटू 10⁻³ यहाँ पे लिख लेता हूँ, और इंटू क्या आ जाएगा 10⁻14। तो मैंने नंबर्स को एक तरफ कर लिया, पावर को एक तरफ कर लिया। अब इसे फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है दैट विल बी 8.85 इंटू 4 हो जाएगा। और अगर मैं पावर की बात करूँ तो देखो 10⁻12 -3 ये हो जाएगा -15, और यहाँ पर पॉजिटिव में पावर कितना है 14 है। तो देयरफॉर अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करंट को यहाँ पर देखूँ तो 4 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 बैलेंस कितना आ गया 2, 4 8 जा 32, 32 + 2 कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4, बैलेंस मेरा 3 है, तो वापस से 32 + 3 कितना हो जाएगा 35, और 2 के बाद यहाँ पर डॉट लगा देंगे। अब पावर की बात करूँ तो आ जाएगा -1। तो देयरफॉर ID इज इक्वल टू, नाउ 10⁻⁻1 मतलब एक डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, सो दिस विल बी 3.54 एम्पियर। कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट इज 3.54 एम्पियर। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 2024 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। स्फेरिकल मेटल बॉल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो मान लो एक स्फेरिकल मेटल बॉल है जिसका रेडियस अपने को गिवन है 15 सेंटीमीटर। अगर कन्वर्जन करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। कैरीज अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज दिया है 2 माइक्रोकूलम। तो मैं यहाँ पे चार्ज यानी क्यू लिख लेता हूँ जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। आप जानते हो कि माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, तो ये कूलम में आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस को यहाँ पर स्मॉल r से डिनोट करेंगे जिसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। अगेन मैं इसे 20 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ। अगर थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करूँ तो 2 इंटू 10⁻1 लिख लूँगा। अच्छा ये 10⁻² का यहाँ पर क्या मतलब है कि जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन करते हैं तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप कैपिटल R और स्मॉल r रेडियस देख के कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन उसने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेंटर में निकालना है। अच्छा सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू अ चार्ज वो होती है 1/4πε0 Q/r²। बस आप ये फॉर्मूला लगा दो। अच्छा यहाँ पर देखो 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पर जो हमें चार्ज गिवन है उसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻6 दिया है, ठीक है, अपॉन r²। r की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻⁻1। तो अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या मैं इसे 4 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ, है ना। इसको आप कट कर दो तो क्या आ जाएगा 2। फर्दर इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या होगी, देखो 9 इंटू 10⁻9 और -6 करूँगा तो क्या बचेगा 3, और यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 10⁻²। तो अब इसे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मुझे मिलेगी, 9 को अगर 2 से डिवाइड करूँ तो 4.5 इंटू 10⁻2 ऊपर जाएगा +2 दैट इज़ 5, और यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, और ये 2 मार्क्स के लिए फरवरी के एग्जाम में पूछा गया था। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफराड एंड 10 माइक्रोफराड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कैपेसिटर हैं, दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 5 माइक्रोफराड एंड 10 माइक्रोफराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैलकुलेट द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो सिंस 1 मार्क्स के लिए पूछा है तो डेफिनेट सी बात है कि काफ़ी आसान से न्यूमेरिकल होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं C1 यानी कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 दिया है दैट इज इक्वल टू 5 माइक्रोफराड, एंड वहीं पर जो C2 की वैल्यू गिवन है दैट इज गिवन 10 माइक्रोफराड, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंपली इसे हम क्या करेंगे, देखो कैपेसिटेंस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक और डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हो, कैपेसिटेंस सीरीज इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि अगर आप इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्टली वैल्यू रख देता हूँ। CS इज इक्वल टू C1 कितना है 5, C2 कितना है 10 अपॉन क्या हो जाएगा 5 प्लस 10। तो इसे फर्दर सॉल्व करूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट 5 इंटू 10 करूँगा तो इसको पहले ऐसे ही लिखता हूँ 50 क्यों लिखना, और 10 प्लस 5 करूँगा तो क्या हो जाएगा 15। अब इसे मैं कट करूँगा तो ये हो जाएगा 3। तो अपने को आंसर क्या मिला 10/3। अगर 10/3 को फर्दर अगर डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आएगा 3.33 माइक्रोफराड। सो दिस इज द
इफेक्टिव कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पर। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, मान लो पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबसे पहले बोला है कि मान लो आपके पास दो कैपेसिटर है कुछ इस तरीके से, और दोनों कैपेसिटर को पहले कैसे कनेक्ट किया हमने, पैरेलल कनेक्ट किया है, ठीक है। लेट्स से दिस इज C1 और इसे मान लेते हैं क्या है C2, आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज। और फिर इसी कॉम्बिनेशन को हमने एक सीरीज के साथ कनेक्ट किया जिसका कैपेसिटर मान लेते हैं कितना है C3, ठीक है, कुछ इस तरीके से। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। मतलब मैं सिंपल बोलूँ तो आपको लेट्स से C1 दिया है, C2 पता है और C3 पता है, और अपने को नेट C निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये वाले पार्ट में से, ये वाले पार्ट में पहले आप कैपेसिटेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला लगा दोगे। फिर इससे जो आपको आंसर मिलेगा वो वाला जो कैपेसिटर आएगा वो दूसरे वाले इस वाले कैपेसिटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, बराबर। तो पहले हम कैपेसिटेंस पैरेलल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो कैपेसिटेंस पैरेलल CP इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है C1 प्लस C2, ठीक है, क्या होता है C1 प्लस C2। तो अब मुझे जो नया सेट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि मान लो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया दैट इज कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, जो कि C3 के साथ कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो अब देखो कैपेसिटर इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पर हमारा C1 मान लो क्या है CP है, तो मैं यहाँ पर CP लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/C3। तो एक तो आप इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हो, या तो इसका दूसरा तरीका ये भी है कि जब दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हो तो आप डायरेक्टली ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो दैट CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2, जिसे मैं CP C3 बोलूँगा, अपॉन C1 प्लस C2, तो जिसे मैं बोलूँगा CP प्लस C3। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, इससे आप कर सकते हो। देखो CP की वैल्यू हमें पता है क्या है, C1 प्लस C2 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा C3, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा C3। और जो हमारा CP है वो वापस से कितना है, CP हमारा C1 प्लस C2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस C3। तो देयरफॉर फाइनली हमें आंसर मिलेगा CS इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे C1 C3 प्लस C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया था, न्यूमेरिकल वैल्यू देता तो भी हम इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते। तो वापस से समझो क्वेश्चन में क्या दिया था कि पहले दो कैपेसिटर को हमने पैरेलली कनेक्ट किया है और फिर उसके साथ हमने एक तीसरे कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया है। तो हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले हमने पैरेलल का कॉम्बिनेशन अप्लाई करके CP निकाल लिया, और CP की वैल्यू हमें क्या मिली C1 प्लस C2। फिर हमने क्या किया, इसमें सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। बस आप मान लो कि C1 आपका CP है और C2 आपका C3 है। बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई कर देना है एंड यू विल गेट दिस आंसर। यही आंसर आपको दिया है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बाप रे 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। पर्टिकुलर क्वेश्चन फरवरी 2023 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम। यानी यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल में जैसे कि हम जानते हैं एक नेगेटिव चार्ज होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो यहाँ पर बेसिकली चार्ज Q की वैल्यू हमें गिवन है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। तो जैसे कि हम जानते हैं चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, ये बेसिकली डाइपोल लेंथ है, और डाइपोल लेंथ कितना होता है 2L होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो जब मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर। अगर आपको ये नहीं समझता है तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पर कोई एक चार्ज है -Q चार्ज, और यहाँ पर एक चार्ज है, इसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं +Q चार्ज, ठीक है। और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस, जिसे हम डाइपोल लेंथ कहते हैं। तो सेंटर से -Q चार्ज तक का डिस्टेंस L होता है और सेंटर से +Q चार्ज तक का डिस्टेंस L होता है। तो टोटल दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है 2L होता है। इसी को हम डाइपोल लेंथ कहते हैं, ठीक है।
तो वापस से क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं क्या गिवन है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर दिया है कि हमारे पास एक डाइपोल है और डाइपोल जैसे कि आपको पता है एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन से बनता है और दोनों के बीच का जो डाइपोल लेंथ होता है वो 2L होता है। तो मैग्नीट्यूड में दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो हमने यहाँ पर चार्ज की वैल्यू लिखा है 1 × 10⁻⁶ और जो यहाँ पर डाइपोल लेंथ है यानी सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ज दैट इज 2 × 10⁻² मीटर। आगे क्या बोला है, द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, और इस डाइपोल को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा है यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक डेरिवेशन पढ़ा होगा दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलरली इसमें क्या होता है। तो जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है जिसकी वजह से वो डाइपोल क्या करता है, रोटेट करता है। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। और देखो यहाँ पर पूछा भी है, क्या बोला है, कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल। यानी अगर हमारा ये जो डाइपोल है इस डाइपोल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखें, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा शो करके बता देता हूँ कि ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, एक डाइपोल को रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली हम ई बार से डिनोट करते हैं और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो मान लो ये नेगेटिव चार्ज -Q है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो +Q है। इस पर फोर्स लगेगा और ये जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू Q × E, यानी +Q × E कह सकता हूँ। और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन पे लगेगा और इसे हम क्या कहते हैं, -Q × E। और डाइपोल का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का वो बेसिकली कितना होता है, 2L होता है। तो 2L लिख लेते हैं और ये कुछ थीटा एंगल यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, तो डायग्राम वाइज समझा जाए तो इस तरीके से दिखाई देता है। तो जैसे हम किसी डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, वही टॉर्क हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लेकिन क्वेश्चन में जो हमें बोला है वो क्या बोला है, मैक्सिमम टॉर्क। तो देखो मैक्सिमम टॉर्क तभी लगता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी मतलब डाइपोल हमारा सीधा होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसको हिट करेंगी, इसका मतलब उस पर ज़्यादा टॉर्क लगेगा। तो ये हमें ए पार्ट में कैलकुलेट करना है। वहीं अगर देखा जाए तो बी पार्ट में हमें क्या बोला है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड टू टर्न द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री। और साथ ही साथ में हमें वर्क डन भी कैलकुलेट करना है अगर हमें डाइपोल को 180 डिग्री रोटेट करना पड़े। मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि इनिशियली अगर डाइपोल ऐसा रखा था तो अब इसे हमें रोटेट करके क्या करना है, इस तरीके से लेके आना है, इस पोजीशन पे लेके आना है। तो बेसिकली ये रोटेशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा वो भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा होता है। ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल PE sin थीटा होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल तो वो MB sin थीटा होता है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो देयरफॉर T इज इक्वल टू, अच्छा P का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और P का यहाँ पर फॉर्मूला होता है Q × 2L। सिंस यहाँ पर P की वैल्यू हमें गिवन नहीं है लेकिन मुझे पता है कि P की जो वैल्यू होती है उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Q × 2L होता है और आपको भी ये पता होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है QM × 2M। तो ये बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा होता है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू MB sin थीटा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा रिलेशन होता है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म को स्टडी करते हैं। तो मैंने P की जगह पर Q × 2L लिख दिया। अच्छा E क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 10⁵ है इंटू साइन क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो फर्दर अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो लिख सकता हूँ टॉर्क T इज इक्वल टू, अच्छा Q की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी गिवन था, कितना था 1 माइक्रोकूलम, जिसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁶। वहीं पर 2L का मतलब होता है डाइपोल लेंथ और इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻² इंटू 10⁵ और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 × 1 करूँगा तो 2 होगा
और 10⁻⁻6 और -2, तो टोटल क्या हो जाएगा 10⁻8 हो जाएगा, और इंटू क्या है 10⁵ है। तो देयरफॉर फाइनली जो टॉर्क का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 × 10⁻³ और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए टॉर्क की वैल्यू मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट और जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड करना था, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री, यानी डाइपोल को अगर मुझे 180 डिग्री रोटेट करना है तो उसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये भी फ्रॉम डेरिवेशन है, जहाँ पर हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसे रोटेट करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देयरफॉर वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE और इन द ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। ठीक है, तो देयरफॉर अब यहाँ पर मेरा θ1 क्या है और θ2 क्या है, तो θ1 की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है और θ2 की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है। मतलब हमें 0 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो देयरफॉर फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू, P के बारे में तो ऑलरेडी हम जानते हैं, P को हम क्या लिख सकते हैं Q × 2L, तो मैं लिखता हूँ Q × 2L और इंटू क्या हो जाएगा E। उसके बाद यहाँ पर क्या है cos θ1, तो θ1 की वैल्यू 0 है, माइनस cos θ2 और cos θ2 की वैल्यू क्या है 180। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर W इज इक्वल टू, Q की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻⁻6 है, वहीं 2L की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू, देखो ये वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। 12 की वैल्यू 2 × 10⁻2 है और E की वैल्यू 10⁵ है। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है माइनस, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 10⁻, देखो -6 -2 -8, -8 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा, और ये देखो 1 माइनस माइनस ऑफ 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर वर्क डन का जो फाइनल हमें आंसर मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 4 × 10⁻³ जूल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इजी क्वेश्चन था। ठीक है, और खाली आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क एक्टिंग का फॉर्मूला है PE sin θ और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा था कि हमें डाइपोल को θ0 से θ180 डिग्री रोटेट करना था, सिमिलर तरीके से वो आपको ये भी बोल सकता है कि θ0 से 90 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पर हम क्या करते हैं, cos 90 की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2022 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। A small particle carrying a negative charge of 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कोई एक चार्ज पार्टिकल है, तो मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल Q की वैल्यू गिवन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आगे क्या बोला है, इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो मेटल प्लेट के बीच का यहाँ पर डिस्टेंस दिया है जिसे हम नॉर्मली स्मॉल d से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, जिसे मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4000 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 4000 वोल्ट दिया है अक्रॉस देम। फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल, और हमें यहाँ पर मास ऑफ द पार्टिकल स्मॉल m कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो अगर हम क्वेश्चन में वापस से देखें तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, स्मॉल पार्टिकल कैरीज अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट्स। तो 2 हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट के बीच में रखा गया है। तो मान लो ये एक प्लेट है और एक प्लेट ये है, और इसके बीच में हमने क्या रखा है, एक पार्टिकल को रखा है। ठीक है, और ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब आपको पता है कि जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। तो भाई डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, इस पार्टिकल का वेट होगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू mg होगा। और अपवर्ड फोर्स क्या होगा, अपवर्ड फोर्स विल बी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दैट इज F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू E × Q होता है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, ये दोनों फोर्स को बैलेंस करके दिखा देना है।
तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या लिखेंगे, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन वी कैन राइट, अच्छा वेट इज नथिंग बट फोर्स, राइट। तो यहाँ पर मैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लिख देता हूँ। ये जो W है, इस W को हम क्या लिख सकते हैं, Fg, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो फोर्स है ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो Fg इज इक्वल टू, मैं इसे Fe से डिनोट कर लेता हूँ। Fg कितना है मेरा, mg के बराबर है, और Fe मतलब यहाँ पर क्या है, दैट इज़ अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि किसके बराबर है, E इंटू क्यू के बराबर है, ठीक है। अब देखो मेरे पास E गिवन है क्या, इस क्वेश्चन में E नहीं दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि दो प्लेट का जो सेपरेशन डिस्टेंस होता है वो स्मॉल d होता है, ठीक है। दो प्लेट का सेपरेशन डिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल d, और हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, क्या रिलेशन पढ़ा हुआ है, एज वी नो दैट के V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी होता है। इसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देयरफॉर मुझे बताओ यहाँ से E का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू V अपॉन डी। बस इसी फॉर्मूले का मुझे आगे यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ mg इज इक्वल टू, ई की जगह पर क्या आ जाएगा, v बाई डी इंटू क्या हो जाएगा, q। अब देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे तो मास चाहिए है, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू क्यू अपॉन g इंटू डी हो जाएगा। बस अब हम फाइनली वैल्यूज़ को सारी पुटअप कर लेते हैं। तो m इज़ इक्वल टू, पोटेंशियल मुझे 4000 वोल्ट दिया था, जबकि चार्ज जो मुझे गिवन है वो कितना दिया है, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और g की वैल्यू क्या होती है, नॉर्मली 9.8 ही होती है, लेकिन फ़िलहाल 10 यूज़ कर लेता हूँ। और जो यहाँ पर स्मॉल d की वैल्यू है, जिसे हम सेपरेशन डिस्टेंस कह रहे हैं, ये पर्टिकुलर जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। तो अब देखो 10 का मतलब तो 10⁻1 ही होता है, और ये 10⁻1, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो देयरफॉर फर्दर m की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये जो 4000 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो क्या मैं इसे 4 इंटू 10⁻3 लिख सकता हूँ, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू, अब नंबर को एक तरफ कर लेते हैं, तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अच्छा 4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.4 इंटू 10⁻16, ठीक है। और इसका यूनिट हम क्या यूज़ कर लेंगे, kg। तो इस तरीके से हमें आंसर मिल गया। देखो जनरली मैंने g की वैल्यू जो यूज़ की है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है, बट याद रखना है आपको कि अगर क्वेश्चन में g की वैल्यू बोला है कि आप 10 यूज़ करो तभी आपको यूज़ करना है, अगर नहीं बोला है तो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको 9.8 ही रखना है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2022 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। A parallel plate capacitor filled with air has an area of 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या गिवन है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका जो एरिया है वो मुझे गिवन है। तो एरिया ए दिया है विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे क्या बोला है, एंड द प्लेट सेपरेशन ऑफ 3 मिलीमीटर। तो प्लेट सेपरेशन जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, 3 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले ये दोनों को कन्वर्जन कर लेते हैं। एरिया को इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे, तो याद रखना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू को 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरा आंसर मीटर स्क्वायर में आ गया। वहीं मिलीमीटर से मीटर में लाने के लिए वैल्यू को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मीटर में आ गया, ठीक है। ओके, आगे क्वेश्चन में जो हमें बोला है वो क्या है, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस यानी अपने को सी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, बेसिकली कैपेसिटर की बात हो रही है। आप जानते हो कैपेसिटर में एक प्लेट पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज होती है और एक प्लेट पूरी तरीके से नेगेटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस होता है उसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो हमारे पास कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस सी कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला एकदम सिंपल है, दैट इज़ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्योंकि अगर आप कुछ क्वेश्चन को पढ़ोगे और देखोगे और समझोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वहाँ पर के की वैल्यू मेंशन होगी, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में के की वैल्यू नहीं दिया है तो आप समझ जाना कि डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है।
तो फिर हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करेंगे C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी वाला। ठीक है, देखो ये दो फॉर्मूले आप याद रखो, नॉर्मली 3-4 फॉर्मूले इसके मैं आपको बता देता हूँ। एक कैपेसिटर का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, एक तो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, और एक इसी का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी होता है। ठीक है, और इसको मैं सी डैश मान लेता हूँ और इसी को हम लिखते हैं सी डैश इज इक्वल टू सी टाइम्स ऑफ के। तो ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन के ऊपर भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, अच्छा एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, ये आपको पता भी होनी चाहिए, दैट इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। तो अब हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ को पुटअप करना है। तो ए की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻4 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 है, और वहीं जो डी की जो वैल्यू है वो कितने गिवन है, 3 इंटू 10⁻3, तो 3 इंटू 10⁻3 लिख लेता हूँ। अब 3 2 6 होता है। सो देयरफॉर अब मुझे क्या करना है, c इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 5 10, बैलेंस 1, 2 8 16, 1 17, तो 7 आएगा, बैलेंस 1 आएगा, 2 8 16, 1 17 हो जाएगा। ठीक है, और 2 के बाद डॉट लगा देंगे, इंटू 10⁻4 -12 कितना हो जाएगा, -16, और अपॉन में यहाँ पर कितना है, 10⁻³ है। ठीक है, तो 10⁻³ ऊपर आएगा, तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा। तो मैं इसी स्टेप में 10⁻³ को ऊपर लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा +3। तो देयरफॉर सी की जो मुझे वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 17.7 इंटू 10⁻13 मिलेगी। ये फराड में आ गया। ठीक है, इसको आप नॉर्मली चाहो तो कुछ इस तरीके से भी अरेंज करके लिख सकते हो, दैट इज़ 1.77 इंटू 10⁻12 फराड। और आप जानते हो कि -12 का मतलब पीको होता है, तो इसे आप चाहिए तो देखो यहाँ तक आप लिखते हो, इट इज़ वेल एंड गुड, करेक्ट है, इसमें आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ पीको फराड भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि 10⁻12 को पीको कहते हैं, तो ये हो जाएगा 1.77 पीको फराड। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ फराड भी कैलकुलेट कर लिया आंसर, और इन टर्म्स ऑफ पीको फराड भी निकाल लिया। तो ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है रिलेटेड टू कैपेसिटर, ये आपको याद रखना है। तो कैपेसिटर का जो सबसे पहला फॉर्मूला है दैट इज C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो क्यू का मतलब क्या है, चार्ज, और वी का मतलब है पोटेंशियल। दूसरा फॉर्मूला है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तीसरा फॉर्मूला है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और चौथा क्या है, रिलेशन बिटवीन विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अक्टूबर 2021 में पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनोकूलम एंड -2 नैनोकूलम। तो बेसिकली यहाँ पर 2 चार्जेस है और दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट चार्ज है हमारा Q1, उसकी वैल्यू है 5 नैनोकूलम, और वहीं पर Q2 चार्ज जो है उसकी वैल्यू है -2 नैनोकूलम। तो सबसे पहले नैनोकूलम से हमें इसे कूलम के फॉर्म में लिखना होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नैनोकूलम से कूलम में लाने के लिए 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ -2 इंटू 10⁻9 कूलम। ठीक है, सॉरी -9 कूलम। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो यहाँ पर क्या करना है, आर प्लेस एट पॉइंट्स 2 सेंटीमीटर, 0,0, यानी कि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर R1 की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें पोजीशन दिया है वो क्या दिया है, 2 सेंटीमीटर, 0,0। तो आप ये इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो हमारा पहला चार्ज है वो कहाँ रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा है, एक्स एक्सिस में, क्योंकि y 0 है ना, ये क्या है, x है, ये क्या है, y है, और ये क्या है, z है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर। वहीं पर जो दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर है वो हमें पे गिवन है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर, 0,0, यानी कि ये बेसिकली हमारे लिए x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, और ये वैल्यू क्या हो गई, x2 हो गई, ये क्या हो गई, y2 हो गई, और ये क्या हो गई, z2 हो गई। तो देखा जाए तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मान लो ये कोई लाइन है, बेसिकली ये मान लो कि क्या है, कोई x एक्सिस है, तो एक चार्ज जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस मान लो कितना है, 2 सेंटीमीटर, और दूसरा चार्ज मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखा जाए तो दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कितना है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, आगे हमारे काम में आएगा।
तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये दो चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, U इज इक्वल टू 1/4πε0 इन द ब्रैकेट Q1 Q2 अपॉन R12 का, तो R12 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे U इज इक्वल टू, देखो 1/4πε0 की वैल्यू होती है कांस्टेंट 9 × 10⁹ लिख देते हैं। उसके बाद Q1 की जो वैल्यू है मुझे कितना गिवन है, Q1 की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁹ कूलम इंटू -2 × 10⁻⁹ कूलम। और जो R12 है बेसिकली सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, वो कितना 18 सेंटीमीटर, तो अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 18 × 10⁻⁻² हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर मैं इसको लिखता हूँ U इज इक्वल टू, ये 9 × 10⁻⁻, यानी +9 हो जाएगा। और देखो यहाँ से 10⁻⁻9 कॉमन बाहर निकलेगा तो 10⁻⁻9 हो गया, ठीक है। सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो कॉमन बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 5 10 यानी कि -10 और 10⁻⁹ और -9 10⁻18 हो जाएगा। और अपॉन में जो यहाँ पर वैल्यू है दैट इज़ 18 × 10⁻²। अब फर्दर हमें इसे क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो देयरफॉर देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, U इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 करेंगे। और जो माइनस है ना इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। अच्छा 10 मतलब क्या, 10⁻1 और ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻18 और -2 जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो 10⁻2। और अपॉन में जो वैल्यू है वो कितनी है, अपॉन में वैल्यू 18 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 18। तो देखा जाए तो 9 से अगर कट करूँगा 18 को तो 2 आ जाएगा। तो देयरफॉर फाइनली U की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, माइनस, अच्छा 10⁻9 और 10⁻1 कितना हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा, और +2 तो 10⁻12 हो जाएगा। तो 10⁻12 इंटू 10⁻⁻18 और डिवाइडेड बाई क्या है 2 है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर U इज इक्वल टू, तो 10⁻12 और -18, तो मैं इसे -1/2 इंटू 10⁻6 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 1/2 का मतलब आप जानते हो 0.5 होता है, तो -0.5 इंटू 10⁻6 और इसका यूनिट क्या यूज़ कर लेंगे, जूल। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको याद रखना है बिकॉज ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगर दो चार्जेस रखे हैं एक फाइनाइट डिस्टेंस पर और हमें उनकी वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। और बाकी फिर नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसे आप सॉल्व कर लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2020 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज 4 माइक्रोफराड। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C की वैल्यू दिया है और इसकी वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है दैट इज 4 माइक्रोफराड दिया है। तो अगर मैं माइक्रोफराड से इसे फराड में कन्वर्ट करूँगा तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 × 10⁻⁻6 फराड, ठीक है, ओके। और यहाँ पर जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू गिवन है 5, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द सेम कैपेसिटर। हमें कैपेसिटी ऑफ द सेम कैपेसिटर कैलकुलेट करना है, तो इसे मैं C' मान लेता हूँ, ठीक है। When the डायलेक्ट्रिक मीडियम इज रिमूव्ड, यानी कि हमें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालना है जब हमने डायलेक्ट्रिक मीडियम को रिमूव कर दिया हो। क्या कर दिया हो, रिमूव कर दिया। मतलब आप ऐसा समझोगे कि पहले यानी दो प्लेट के बीच में कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम था। मान लो कि ये क्या है, कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इस तरीके से। और फिर उसके बाद में हमने जब डायलेक्ट्रिक मीडियम था तो हमने इसका कैपेसिटर देखा C था, और जब मैंने इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हटा दिया तो अब हमें बताना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर था उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू K है दिया है और विच इज़ इक्वल टू 5 होता है। तो देखो अब ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा, जो इसके 1-2 सम पहले बताया था, जो होता है C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C डैश।
ये फॉर्मूला आपको तभी यूज़ करना है, याद रखना है कि जब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये पूरी तरीके से दो प्लेट के बीच का स्पेस क्या करे, फुल करे, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब थिकनेस और सेपरेशन डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो आप डायरेक्टली रिलेशन यूज़ कर सकते हो C इज़ इक्वल टू के इंटू सी डैश, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, और इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है C इज़ इक्वल टू सी नॉट ऑफ के, दोनों का मतलब वही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, मुझे C डैश निकालना है, तो मैं लिखूंगा C डैश इज़ इक्वल टू सी बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो देयरफॉर फर्दर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो C डैश इज़ इक्वल टू, अच्छा C की वैल्यू जो मुझे गिवन है दैट इज़ 4 माइक्रोफराड, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और जो K की वैल्यू है वो क्या है, 5 है। तो अब मुझे नॉर्मली यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से सुनो, C डैश इज़ इक्वल टू 4 को मैं 40 बना देता हूँ, तो यहाँ पर पावर -7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे। अब 5 8 जा कितना होता है, 5 8 जा 40 होता है, तो 8 लिख लिया इंटू 10⁻⁻7 फराड आ गया। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि माइक्रो फराड में लिखूँ तो फिर मैं इसे लिख सकता हूँ C डैश इज़ इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 फराड, और 10⁻⁻6 को ही हम माइक्रो कहते हैं। तो देयरफॉर C डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.8 माइक्रो फराड। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2018 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। 10 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट बैटरी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया और इसकी वैल्यू दिया है 10 माइक्रोफराड। तो अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो लिखूँगा 10 इंटू 10⁻⁻6 फराड, जिसे और सिंप्लीफाई करूँ तो लिख सकता हूँ 10⁻5 फराड, ठीक है, ओके। और जो बैटरी का पोटेंशियल मुझे गिवन है V, इसकी वैल्यू दिया है 100 वोल्ट। कितना दिया है, 100 वोल्ट। क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मतलब कि U निकालना है। अब देखो U से रिलेटेड आप फॉर्मूला जान लो। एक सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ CV², ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और फिर हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं बाय यूजिंग, एज वी नो दैट कि C इज इक्वल टू Q/V होता है। तो फिर हम इस C इज इक्वल टू Q/V फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इस U के फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन करके और भी 2-3 फॉर्मूले इसके बना सकते हैं, ठीक है। बट जनरली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मुझे C और V दिया है, तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ कर लूँगा। तो देयरफॉर U इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, हाफ CV²। तो देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं हाफ रखता हूँ इंटू C की वैल्यू जो मुझे गिवन है दैट इज़ 10⁻⁵ दिया है। वहीं V², तो 100 का स्क्वायर करूँगा तो क्या मैं इसे 10⁻4 लिख सकता हूँ ना, बिकॉज 100 मतलब 10⁻2 होता है, और उसका स्क्वायर करूँगा तो 10⁻4 हो जाएगा। तो देयरफॉर U इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10⁻1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर U इज इक्वल टू, अच्छा 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो इंटू 10⁻1 हो जाएगा। इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं U इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻2, और इसका यूनिट हो जाएगा जूल, ठीक है। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो भी मैंने 4 5 6 सम आपको कराए हैं, अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि काफ़ी ईजी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2018 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो सबसे पहले दिया है पैरेलल प्लेट एयर कंडेंसर हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 20 माइक्रोफराड। तो बेसिकली हमें यहाँ पर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है और विच इज़ इक्वल टू 20 माइक्रोफराड दिया है, जिसे अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो 20 इंटू 10⁻⁶ फराड हो जाएगा। और अगर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसे 2 इंटू 10⁻5 फराड भी लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो ओवरऑल देखा जाए तो आपको ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में से कैपेसिटर वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना है, उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी अच्छे से करना है और उसका न्यूमेरिकल पार्ट भी अच्छे से करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और आप देख भी रहे हो PYQs में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जो किससे रिलेटेड है, कैपेसिटर से रिलेटेड है। तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी। व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी मतलब कि नया कैपेसिटेंस के बारे में पूछ रहा है, तो मैं इसे C डैश मान लेता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर कंडीशन दे दिया है। क्या कंडीशन दे दिया है? इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज डबल्ड। तो पहला कंडीशन बोला है कि अगर मान लो डिस्टेंस डबल कर दिया, मतलब जो डी डैश है वो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्या बोला है सेकेंड केस में कि इफ़ अ मार्बल स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो के की यहाँ पर वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 8 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट। यानी कि अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो फिर उसके कैपेसिटेंस की क्या वैल्यू होगी, ये भी हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला केस देखते हैं कि अगर मैं सेपरेशन डिस्टेंस को डबल कर दूंगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा, इनिशियली दो प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इनिशियली कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो देयरफॉर जो पहला हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कौन से यूज़ करेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ए जो है वो बेसिकली एरिया है और एप्सिलॉन नॉट ये दोनों कांस्टेंट है। अगर मैं कांस्टेंट मान लूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? सेपरेशन डिस्टेंस। तो इसका सीधा से ये मतलब हुआ कि अगर हम सेपरेशन डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाएंगे, अगर हम सेपरेशन डिस्टेंस को 2 गुना बढ़ाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, सो इफ़, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इफ़ सेपरेशन डिस्टेंस is doubled, if separation distance is doubled, then capacitance will become हाफ। क्या हो जाएगा? वो हाफ हो जाएगा। ये बात आप याद रखो, क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है? इन्वर्स रिलेशन है, और इन्वर्स रिलेशन में आप जानते हो कि एक चीज़ घटेगी तो एक चीज़ बढ़ेगी। अच्छा, एक चीज़ जितनी घटेगी दूसरी चीज़ उतनी ही बढ़ेगी। तो अगर उसका डिस्टेंस डबल से बढ़ रहा है तो कैपेसिटेंस डबल से कम हो जाएगा। तो देयरफॉर जो न्यू कैपेसिटेंस है वो क्या मिल जाएगा? C इज इक्वल टू दैट इज C/2, और C की वैल्यू कितनी दिया है? 20 माइक्रोफराड, डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 माइक्रोफराड। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब भी सेपरेशन डिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो उसका कैपेसिटेंस भी 2 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो 20 था तो अब आंसर क्या हो गया? 10 हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पर क्या बोला है कि हमें न्यू कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है अगर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इसके लिए भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या बताया? C डैश इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ C। तो देयरफॉर C डैश इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है? 8, और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कितना था? 20 माइक्रोफराड। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो C डैश इज इक्वल टू 20 इंटू 8 करूँगा तो क्या हो जाएगा? 160 माइक्रोफराड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये नए कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल गई अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस किया है तो। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है रिलेटेड टू कैपेसिटर्स। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2017 में पूछा गया था। तो चलो देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटीज 8 माइक्रोफराड, 8 माइक्रोफराड एंड 4 माइक्रोफराड। तो 3 कैपेसिटर है तो पहले इनकी वैल्यू लिख लेता हूँ। मान लो C1 की वैल्यू मुझे क्या गिवन है? 8 माइक्रोफराड। वहीं C2 की वैल्यू जो मुझे गिवन है दैट इज इक्वल टू 8 माइक्रोफराड, और जो C3 की वैल्यू मुझे गिवन है वो कितना दिया है? C3 इज इक्वल टू दैट इज 4 माइक्रोफराड। तो 4 कैपेसिटर है, उनका यहाँ पर कैपेसिटी गिवन है। आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, और ये बोला है कि तीनों कैपेसिटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। याद रखना किस कैसे कनेक्ट किया है? सीरीज में। एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस एट 120 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू गिवन है 120 वोल्ट is maintained across the combination. Calculate the charge on capacitor of capacity 4 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है। चार्ज मतलब Q निकालना है। किस पर निकालना है? व्हेन द कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? दैट इज इक्वल टू 4 माइक्रोफराड। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो मान लो कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है मेरा जिसे C1 कहेंगे, एक कैपेसिटर ये है जिसे हम C2 कहेंगे, और एक कैपेसिटर ये है जिसे हम C3 कहेंगे। और ये जो तीनों कैपेसिटर हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़, मतलब एक के बाद एक लगाए गए हैं। तो C1 ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3, और इन तीनों कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है,
और इस बैटरी का जो पोटेंशियल है दैट इज़ गिवन 100 वोल्ट है। ठीक है, तो इस बैटरी का पोटेंशियल गिवन है V, उसकी वैल्यू क्या है 100 वोल्ट है। हमें ये बताना है कि C3 का टोटल चार्ज कितना होगा। क्या हमें बताना है C3 का टोटल चार्ज कितना होगा। अब देखो एक चीज़ है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स द सेम। क्या रहता है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स द सेम, यानी कि पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर का अलग अलग हो सकता है और उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन चार्ज हर एक कैपेसिटर में क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि मुझे सबसे पहले ये इसका नेट कैपेसिटेंस निकालना है। नेट कैपेसिटेंस मतलब CS निकालना है। और आप जानते हो कैपेसिटर इन सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, CS, क्योंकि अगर मैं CS निकालूंगा तभी तो मैं फॉर्मूला यूज़ कर पाऊंगा ना। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। तो मैं CS निकाल लेता हूँ। तो अब देखो CS का फॉर्मूला क्या है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। ठीक है, तो देयरफॉर फर्दर अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो लिखूंगा 1/CS इज इक्वल टू 1/C1, तो C1 की वैल्यू क्या है, 8 है, प्लस 1/8 प्लस 1/4। फर्दर इसे मैं सॉल्व करूँगा तो देखो 8 है ना, तो 1/CS को ये दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4। अच्छा 2/8 का मतलब आप जानते हो कि 1/4 होता है, तो 1/CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 प्लस 1/4, और 1/4 प्लस 1/4 डिनोमिनेटर सेम है, तो 1/CS की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी 2/4। अच्छा 2/4 का मतलब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/2। तो देयरफॉर मुझे CS की जो वैल्यू मिल गई दैट इज इक्वल टू 2 मिल गई। क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था चार्ज ऑन कैपेसिटर जिसकी वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोफराड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको याद रखना है कि जब हम कैपेसिटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम ही होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ आपको क्या करना है, कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या होता है, Q/V होता है। तो देयरफॉर Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू C इंटू V। तो यहाँ पर जो CS है वो यहाँ पर रख देंगे हम। देयरफॉर Q इज इक्वल टू CS की वैल्यू 2 है, और जो पोटेंशियल मुझे गिवन है वो कितना दिया है, 120 दिया है। कितना दिया है, 120। अच्छा ये जो C की वैल्यू मिली है वो इन टर्म्स ऑफ माइक्रोफराड मिली है, ये बात आप मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पर 10 माइक्रोफराड मतलब 10⁻⁻⁶ लिख देता हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर जो Q की वैल्यू मुझे मिली वो कितनी हो जाएगी, 240 इंटू 10⁻⁻⁶, और अब इसका यूनिट क्या यूज़ कर लेंगे हम, कूलम। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन का आंसर PYQ में गिवन था वो हमें यहाँ पर मिल गया। देखो हमें दिया ज़रूर था, क्या दिया था हमें कि C4 कैपेसिटर में कितने चार्ज होंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम रहने वाले हैं। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला CS वाला यूज़ कर लो। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ कर लेना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसी कैपेसिटर में कितने चार्ज हैं। तो अब ये जो चार्ज की हमने जो वैल्यू निकाली है, ये C1 में भी उतने ही चार्ज होंगे, C2 में भी उतने ही चार्ज होंगे, और C3 में भी उतने ही चार्ज होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2017 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। अ क्यूब ऑफ मार्बल हैविंग ईच साइड 1 सेंटीमीटर। तो बेसिकली क्यूब की साइड लेंथ की बात हो रही है, तो क्यूब के साइड लेंथ को मैं L मान लेता हूँ, और इसकी वैल्यू जो मुझे गिवन है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। तो अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E दिया है विच इज इक्वल टू 300 वोल्ट पर मीटर गिवन है। डन। आगे क्या बोला है, डिटरमाइन द एनर्जी कंटेन्ड इन द क्यूब। तो डिटरमाइन द एनर्जी मतलब अपने को U निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, किसका, कंटेन्ड इन अ क्यूब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और K की जो वैल्यू मुझे गिवन है वो यहाँ पर कितना दिया है, 8 दिया है, और क्वेश्चन में बोला है कि आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या यूज़ करोगे, 8.85 इंटू 10⁻12 यूज़ करोगे। ठीक है, तो अब ये हमारे पास कंडीशन है, और हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, यानी कि डिटरमाइन द एनर्जी कंटेन इन द क्यूब। तो हमें एनर्जी कंटेन इन द क्यूब निकालना है।
अब इसके लिए देखो क्या करना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ना तो मुझे सी दिया है ना तो मुझे वी दिया है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मूलेस का यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, ध्यान से सुनो। अब देखो मैं जानता हूँ कि एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। जैसे कि यहाँ पर मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो आप जानते हो कि अगर हम दो पैरेलल प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। एंड मैं ये भी जानता हूँ कि V का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू डी। इसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो देयरफॉर यहाँ से U का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ, और C की जगह पर क्या यूज़ करेंगे? A एप्सिलॉन नॉट K बाई डी, और वहीं पर V स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो एक D से एक D तो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो देयरफॉर फाइनली आगे मैं इसे क्या लिखूंगा? U इज इक्वल टू, अच्छा U बेसिकली जो है उसको मैं क्या फर्दर लिखूंगा? हाफ, और ये क्या हो जाएगा? इससे मैं लिखता हूँ एप्सिलॉन नॉट K इंटू ई स्क्वायर इंटू और A इंटू डी लिख लेता हूँ। A इंटू डी को मैं सेपरेट कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, D का मतलब सेपरेशन डिस्टेंस होता है, और भाई क्यूब के दो प्लेट के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या है? सेपरेशन डिस्टेंस को D से डिनोट कर लेते हैं, तो वही लेंथ है और वही ये है। जैसे कि मैं अगर क्यूब बनाऊँ इस तरीके से, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। तो नॉर्मली ओके क्यूब बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्यूब हो गया, ठीक है, ओके। अब क्यूब का ये जो है ये साइड लेंथ है जिसे हम L से डिनोट करते हैं। तो दो प्लेट के बीच का भी तो यही डिस्टेंस होगा ना, जिसे हम D से डिनोट करेंगे। तो क्या मैं D की जगह पर L लिख सकता हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ, और ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट K इंटू ई स्क्वायर, और ये हो जाएगा A इंटू एल। अच्छा, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? V हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर हमें निकालना क्या था, पहले एक बार वापस से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना था डिटरमाइन द एनर्जी कंटेन्ड इन द क्यूब। हमें निकालना है कि क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी, क्या निकालना है? क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी है। तो देयरफॉर अब देखो क्या करेंगे, U इज इक्वल टू इनकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो ये हाफ हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, और K की वैल्यू क्या गिवन है? 8। वहीं E की वैल्यू जो मुझे दिया है वो 300 दिया है। तो मैं 3 इंटू 10⁻2 लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसका स्क्वायर करना है तो आसानी होगी। और जो वॉल्यूम है, तो देखो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज नथिंग बट L का क्यूब, और L की वैल्यू क्या है? 10⁻2 है। L की वैल्यू क्या है? 10⁻2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर दिया था ना। L की वैल्यू क्या दिया था? 1 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻2 हो जाएगा। तो इसका अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं 10⁻6। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो मुझे क्या करना है, देयरफॉर U इज इक्वल टू, अच्छा 2 से इसको कट कर लेता हूँ तो ये 4 हो जाएगा। अब नंबर को एक तरफ कर लेता हूँ तो 8.85, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा? 4 इंटू 3 का स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा? 9। और देखो 10⁻12 है, -6 है, तो कितना हो जाएगा? -18 हो जाएगा। और 10⁻2 का स्क्वायर करूँगा तो 10⁻4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देयरफॉर U इज इक्वल टू, अब आप क्या करो, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 5 ज़ा 20 बैलेंस 2, 4 8 ज़ा 32 और ये 34 बैलेंस 3, 4 8 ज़ा 32 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 2 के बाद डॉट लगा देते हैं, इंटू 9 इंटू 10⁻−18 और 4 यानी कि 10⁻14 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, देयरफॉर U इज इक्वल टू, अब देखो ये बेसिकली 35.4 इंटू 9 इंटू 10⁻14 वाली बात हो गई। तो देयरफॉर U का आंसर क्या हो जाएगा? 9 4 ज़ा 36 बैलेंस 3 हो जाएगा। 9 5 ज़ा 45, 3 कितना होगा? 48 बैलेंस 4 हो जाएगा। 9 3 27 और 3 31 हो जाएगा। तो 31 लिख लेते हैं, और यहाँ पर देखो 1 के बाद डॉट लगाना है, तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा, इंटू 10⁻14 हो जाएगा, ठीक है।
इसे अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो u की वैल्यू हो जाएगी 3.186 इंटू 10⁻⁻12 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था जहाँ पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में मुझे जो कंडीशन गिवन थी और जो चीज़ फाइंड करना था उसका कहीं पर भी मुझे मैच नहीं दिख रहा था। तो अब मुझे यहाँ पर ये सोचना है कि यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो c की वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो मैंने सीधा c का वैल्यू लिख लिया a एप्सिलॉन नॉट k/d, और v तो मैं जानता हूँ ed होता है। बस इन्हीं दोनों को आपको इक्वेट करना है और आगे इसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, जहाँ पर आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल हो सकती है इसे सॉल्व करने में। तो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो बहुत आसानी से आप ये सम को कर लोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फरवरी 2016 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, अ कंडक्टर ऑफ एनी शेप हैविंग एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले मुझे एरिया दिया है और इस एरिया की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लेस्ड इन एयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ अ चार्ज 0.2 माइक्रोकूलम। तो चार्ज मतलब Q की वैल्यू दिया है विच इज़ इक्वल टू 0.2 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, जिसे फर्दर और सिंप्लीफाई करके 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लिखा जा सकता है। वहीं पर जो एरिया है वो मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसे मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और अगर इसे थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 4 इंटू 10⁻3 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड इट सरफेस। तो ये कंडीशन याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, जस्ट आउटसाइड द सरफेस। एंड ऑल्सो फाइंड द मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। और क्या फाइंड करना है, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है। ठीक है, और हमें यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। तो अब देखो, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले मुझे समझना होगा कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट जो आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, तो क्योंकि ये बेसिकली उसी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट का फॉर्मूला निकालना है जस्ट आउटसाइड, और इसका आंसर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन मेटल प्लेट या प्लेन शीट कह सकते हो। यहाँ पर जो सिग्मा है आपको दिखाई दे रहा है, सिग्मा, वेयर सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू, तो सिग्मा की जगह पर यहाँ पर रखूँगा Q अपॉन क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, ये वैल्यू हमें गिवन है तो मैं लिखता हूँ E इज इक्वल टू, अच्छा Q की वैल्यू मुझे यहाँ पर कितनी गिवन है, Q की वैल्यू दिया है 2 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पर रखता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻7, और जबकि एरिया मुझे कितना गिवन है, एरिया दिया है 4 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पर रखता हूँ 4 इंटू 10⁻3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आप जानते हो, दैट इज़ 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब फर्दर अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो सबसे पहले मैं इसे कट कर लेता हूँ तो 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, तो 10⁻7 ऊपर हो जाएगा, और 2 से मैं 8.85 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये बेसिकली इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने ऑलरेडी पहले भी किया है, तो शायद इसका आंसर 1770 यानी कि 17.7 इंटू 10⁻⁻15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -15। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से देखना क्या करना है, इसको लिखना है E इज इक्वल टू, मैं इसे ना देखो, सिंस ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इसे रेसिप्रोकल के पैटर्न पर ले आता हूँ, तो इसे सॉल्व करना आसानी होगी। तो इसे मैं 1.770 लिख लेता हूँ। देखो, जीरो का कोई मतलब नहीं है तो उसे अवॉइड कर लेते हैं, और ये पावर जो है वो 10⁻14 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर पावर कितना है, 10⁻7 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, देयरफॉर लिखूँगा E इज इक्वल टू, तो 1/1.77 इंटू 10⁻14 ऊपर जाएगा तो +14, यानी कि +14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल देखना है। तो जब आप 1.7 में 7 देखोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 0.5650 इंटू 10⁻7। अगर आप पॉइंट शिफ्ट करते हो तो इसकी वैल्यू लिख सकते हो 5.65 इंटू 10⁻6 और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमें यहाँ पर आंसर देना है। अच्छा, इसमें एक और पार्ट पूछा था, दैट इज मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या निकालना है, मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो देखो इसका फॉर्मूला मैं डिराइव नहीं कराऊंगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप याद रखना। ठीक है, तो मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, हाफ को एज इट इज़ रखेंगे और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है दैट इज़ 8.85 इंटू 10⁻12 है। वहीं पर जो ई की वैल्यू है इसका हमें स्क्वायर करना होगा, तो मैं लिखूंगा 5.65 इंटू 10⁻6 द होल स्क्वायर। तो ये काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन है, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इसे लॉग एंटी लॉग्स के थ्रू सॉल्व कर लेना। तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको आंसर कुछ 141.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स पर यूनिट एरिया था तो आप चाहिए तो यहाँ पर ए से इसे डिवाइड करके लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका यूनिट क्या लिखना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखना है।